हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में इस सीरीज में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण जो कभी कभी बहुत साधारण और कभी कभी बहुत गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। वो लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या दस्त का साफ नहीं होना। जो कॉन्स्टिपेशन है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कई सारी बीमारियों का एक लक्षण है। यूँ तो दस्त नहीं जाना बहुत कॉमन है। आम आदमियों में या आम आबादी में ये 2 से 30% तक पाया जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में या ज़्यादा उम्र पे एजड लोगों को इसकी मात्रा 50 से 70% तक हो सकती है। मतलब 50 से 70% आबादी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉमन है। अमूमन अपन रोजाना या दिन में एक बार या 2 बार शौच को जाते हैं, जो एक सामान्य की श्रेणी में है। कभी कभी एक दिन छोड़ के जाना कभी कभी सामान्य की श्रेणी में होता है, लेकिन बच्चों में बाउल मूवमेंट है वो दिन में 3 से 4 बार तक भी सामान्य होता है। अपन जानेंगे अब, जो मान लो कॉन्स्टिपेशन है उसके क्या कारण है, क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले कारणों में है अचानक दस्त का बंद होना या अचानक कब्ज होना, अचानक कॉन्स्टिपेशन होना। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा, या तो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें, या डिलीवरी के बाद में, या जैसे सीजन ऑपरेशन हो जाए, ऐसे समय में कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। लेकिन कभी कभी जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, पीठ के निचले हिस्से में चोट लग जाए, जो पेरिनियल रीजन है उसमें कोई इंजरी हो जाए, या पैर में जो खुला है उसमें फ्रैक्चर हो जाए, या पेरिनियल रीजन का कोई ऑपरेशन हो जाए, तो अचानक ही दस्त नहीं जाने की शिकायत हो जाती है। और कुछ बीमारी भी हैं, जैसे हिमोरॉइड्स हैं या मस्से हैं, उनमें खून का थक्का जम जाए, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं, या लैट्रिन की जगह घाव हो जाए, या कभी कभी आंतों में रुकावट हो जाए, जिसको कहते हैं बवल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट हो जाए। ऐसी स्थिति में अचानक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरी तरह के कब्जे हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उनको अपन जान रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अपनी डाइट, अपना खाना पीना। खाने पानी में क्या है, अपन बहुत कम फाइबर वाला खाना लेते हैं, हरी सब्जियां कम लेते हैं, फल वगैरह अपने खाने में शामिल नहीं करते हैं, या बहुत कम पानी पीते हैं। दूसरा नंबर है एक्सरसाइज, अपन व्यायाम नहीं करते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, या बहुत आरामदेह जिंदगी है वो जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। तो ये कारण इसमें बहुत बड़ा कारण है। दूसरी क्या है, कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे लंबे टाइम तक दवाइयाँ लेते रहते हैं, जैसे एंटासिड है, खासतौर से एल्युमिनियम और कैल्शियम के एंटासिड है जो पेट में जलन के काम आते हैं। वो दवाइयाँ अगर अपन लंबे टाइम तक खाते हैं तो वो भी परेशानी पैदा करती हैं। दूसरे आयरन और कैल्शियम की दवाई हैं, वो भी लैट्रिन को साफ नहीं होने देती हैं। और कुछ एंटीसाइकोटिक दवाई होती है, जैसे कुछ मेंटल बीमारी की दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो भी दस्त को बंद करती है। फिर उसके बाद जैसे कोडिन वाली दवाइयाँ, खांसी में जो कोडिन सिरप आते हैं वो भी लैट्रिन को साफ नहीं होने देते। ऐसे कुछ दवाइयाँ हो गई। फिर उस बाद में जो आंतों की कुछ बीमारी है उनमें भी दस्त की शिकायत बनी रहती है, खासतौर से जो कोलन है, बड़ी आंत है, उसमें मान लो कोई गड़बड़ हो, जैसे आंत का इवन कैंसर हो जाए, अपने कहा बहुत गंभीर बीमारी का भी संकेत है। कोलन कैंसर है, कोलन में रुकावट है, आंतों में रुकावट आ जाए, या आंत ट्विस्ट कर जाए, उसमें बॉल्वुलस हो जाए, तो भी ये परेशानी आ सकती है। फिर उसके बाद में कुछ बीमारी हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत आम लक्षण है। फिर उसके बाद में इसमें थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की मात्रा कम हो गई है, उन लोगों को भी। फिर उसके बाद में इनको किडनी की बीमारी चल रही है, सीकेडी चल रही है,
कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है, हाइपर कैल्शियमिया हो गया है, हाइपर पैराथायराइडमी हो गया है, तो ऐसी जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी हैं वो भी कब्ज पैदा करती हैं। फिर उसके बाद न्यूरो की कुछ बीमारी होती हैं, जैसे ज़्यादा उम्र पे पार्किंसनिज्म की बीमारी है, या बच्चे में हिर्शुस्प्रम की बीमारी है, वो भी या फिर जो मेंटल बीमारी है, उनको खुद का खुद ही ध्यान नहीं है, तो उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रहती है। फिर उसके बाद इनमें क्या लक्षण आते हैं, कब्ज तो हो गई, उसके साथ में क्या लक्षण होते हैं, तो मरीज को लैट्रिन में टाइम बहुत ज़्यादा लगना, लैट्रिन जाने के बाद भी लैट्रिन जाने की इच्छा बने रहना, लैट्रिन में गांठ पड़ना, लम्प बन जाना, फिर उसके बाद पेट में अफरा आ जाना, पेट में दर्द होना, लैट्रिन के साथ में खून आना या उल्टी आना, ऐसे कॉन्स्टिपेशन के साथ में लक्षण हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या परेशानी आएगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, मान लो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है किसी को, तो उससे क्या परेशानी आ सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ी बात हो गई, दवाइयों की आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाता है दवाइयों के लिए, बार बार लैट्रिन साफ की दवाई आदमी खाता रहता है, तो एडिक्शन आ जाता है, फिर भी उसको लैट्रिन नहीं आती तो हैबिचुअल फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में लैट्रिन में घाव पड़ना या फिसर बनना, लैट्रिन साफ नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें घाव पड़ जाएंगे लैट्रिन के लिए। फिर उसके बाद में हेमरॉइड्स या पाइल्स की बीमारी होना। फिर उसके बाद में मान लो बहुत लंबे टाइम तक परेशानी चलती है, तो कभी कभी पेशाब का रुक जाना, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन या क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब साफ नहीं आ पाता है। अब फिर जानेंगे अपन, मान लो क्या इलाज हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो उसका क्या इलाज होगा। तो अपन ने जाना ही था, सबसे पहले होगी डाइट। डाइट में अपन क्या करना है, हरी सब्जी ज़्यादा खानी है, फाइबर वाला खाना ज़्यादा लेना है, और अपने खाने में हरी सब्जी फल वगैरह शामिल करने। फिर उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या है कि अपन ने पूरे सप्ताह में व्यायाम रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, कम से कम एक दिन में 30 मिनट, चाहे घूमना है, जॉगिंग है, चाहे एक्सरसाइज, कोई भी आप अपना सकते हैं। फिर उसके बाद में चाय, कॉफ़ी और एल्कोहल कम से कम करना है। फिर उसके बाद में जो आइडियल ड्रग है वो है ईसबगोल, ईसबगोल की भूसी, ईसबगोल की भूसी में हैबिचुअल फॉर्मेशन नहीं होता है और ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। मान लो फिर भी परेशानी हो तो एनीमा, एनीमा भी इंस्टेंट रिलीफ देता है, मतलब तुरंत उससे रिलीफ आता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ही है, लंबे टाइम तक उसको नहीं लेना है। तो दवाइयों में क्या है, उसमें ग्लाइकोल दवाई है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो ज़्यादातर सर्जरी में होने से पहले पेट साफ करने के काम आती है। फिर लैक्टुलूज है, फिर उसके बाद कास्टर ऑयल है, अंडी का तेल है, फिर उसके बाद में पिक्लिन सल्फेट है, पिकू सल्फेट है, और बिस्कोडाइल है। बहुत बहुत सारी दवाई इसमें मौजूद रहती हैं, पर पूरा फुल इफेक्ट इनका ज़्यादातर टाइम लगता है, फुल इफेक्ट नहीं आ पाता, मतलब क्योरिंग नहीं है, बस ऐसे समझो इसको। फिर उसके बाद में बच जाती है जैसे ड्रग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। मान लो किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पाइल्स हो गए हैं, फिशर हो गया है, या मान लो अपन जाना ही था कोलन कैंसर है, तो इलाज उसी के अकॉर्डिंग होगा, चाहे सर्जिकल हो चाहे मेडिकल हो। ऐसे आज हमने बहुत ही कॉमन लक्षण के बारे में एक तरह से शॉर्ट में इसको जाना है, या फिर इसको और एक एक बीमारी में अपन आगे और डिटेल में अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।